हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो लेक्चर है डायरेक्ट टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्सेशन आज का हमारा लेक्चर है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्लबिंग। ओके, हमारा टॉपिक नेम है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, मतलब जो हमारे इनकम से इनको टोटल लेना। लेकिन टोटल कैसा रहेगा? क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। तो क्या है? एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स एंड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एग्रीगेशन दैट इज क्लबिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दो अलग अलग टॉपिक की जैसा ही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, दोनों एक दूसरे का ही है। लेकिन सबसे पहले हम क्लबिंग के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हमारे इनकम्स अराइज होते हैं, राइट। और उसके बाद एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स मीन्स व्हाट? क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम। हमारे जो इनकम्स हैं, जो इनकम्स हो रहे हैं या फिर जो डीम्ड इनकम टू बी अराइज, ओके, हम इनके बारे में सोचेंगे। अब क्लबिंग्स में है क्या? क्लबिंग्स में ऐसा है कि इसमें ऐसा है कि समटाइम, ओके, इसमें कैसे कि बहुत सारे इनकम्स ऐसे हैं जो असेसी नहीं कमा रहा है। असेसी के फैमिली मेंबर्स हैं, इसके स्पाउस हो गए या फिर कोई फैमिली मेंबर्स अर्न कर रहा है, लेकिन वो इनकम क्या है? टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द असेसी। Incomes earned by the family members, but it is taxable in the hands of the what? Assessee. अब इसमें क्या है, राइट? अब उसमें ऐसा होता है कि किसी भी कंपनी जहां पे 20% या मोर देन 20% शेयर्स फैमिली मेंबर्स का है, तो वहां पे ओके, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उनमें से जिसका सैलरी ग्रेटर रहेगा, जिसका इनकम ग्रेटर रहेगा, उसके में क्या हो जाएगा? दोनों पर्सन्स का, ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों का सैलरी क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ देम। दैट इज द क्लबिंग। देखिए क्या लिखा है, एन एसएससी इज टैक्सेबल, ओके, ऑन द इनकम अर्न बाय हिम, बट सम टाइम ही इज आल्सो मेड लायबल फॉर द टैक्स ऑफ इनकम अर्न बाय सम अदर पर्सन। मतलब कोई और इनकम अगर कमा रहा है, कोई और अदर पर्सन फैमिली के, तो भी क्या होगा? वो इनकम किसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगा? असेसी के, है ना, कुछ अलग। क्योंकि एग्रीगेशन ऑफ इनकम में, क्लबिंग ऑफ इनकम्स में यही है कि असेसी जो इनकम कमा रहा है तो टैक्सेबल, द इनकम्स अर्न बाय असेसी इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ हिम, बट सम टाइम ओके ही इज आल्सो लायबल फॉर द टैक्स विच इज अर्न बाय सम अदर पर्सन। ओके, इसमें लिखा दिस हैपन व्हेन द असेसी tries to reduce his tax liability by transferring his income or asset to some other person. बहुत टाइम ऐसा होता है कि असेसी क्या करता है, इसे जो इनकम मिल रहा है, ये सोचता है कि मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे कम करूं, ये सोचता है मैं अपना इनकम कम कर दूं। तो इनकम कम करने के लिए क्या करता है? अपनी कुछ एसेट्स या अपनी कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई अपना इनकम एक किसके, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर कर देता है। तो उस समय क्या होता है? इनकम अर्न बाय किसके थ्रू है? अदर पर्सन, चाहे वाइफ हो गई, सन हो गया, कोई ब्रदर हो गया, कोई सिस्टर हो गया, इनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इसका जो ओनरशिप था तो किसके पास है? ओके, ओनर के पास, एसएससी के पास है। समझ में आ गया? तो एसेट किसने ट्रांसफर किया? ट्रांसफरर, एसएससी ने। तो इन दी हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर केस में क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। तो इसमें कुछ मेजर सेक्शन, जैसे सेक्शन 60, 61, 64, एक इसके बारे में डील करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम्स एंड डीम्ड इनकम के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें और है, आइए आगे देखते हैं। इसमें इनकम, ओके, सेक्शन 60 क्या बोलता है? ओके, इनकम ट्रांसफर्ड, ओके, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सेक्शन 60 में क्या हो गया? असेसी ने प्रीवियस ईयर 2022-23 में उसने क्या किया? अपना कोई एसेट्स या कोई इनकम क्या कर दिया? उसने ट्रांसफर कर दिया। अपना कोई इनकम, ओके, सॉरी एसेट्स नहीं, अपना कोई इनकम उसने क्या कर दिया? डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर किया? ओके, अपने किसी फैमिली मेंबर्स को। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जो ट्रांसफरर है वो उसके ही हैंड्स में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल होगा, उसके अकाउंट्स में, क्योंकि उसने क्या किया? इनकम को ट्रांसफर किया। जैसे मैं हूं, मेरे पास एक कंपनी का डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स कितने का? 10 लाख रुपीज का,
डिवेंचर्स कितने का, 10 लाख रुपीज से किसी कंपनी का मेरे पास डिवेंचर्स है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8%, दैट इज 80,000। तो मैंने क्या कर दिया, वो डिविडेंड जो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना था वो मैंने अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन डिवेंचर्स का ओनरशिप तो मेरे पास है। मैंने अपने ब्रदर को ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या हो जाएगा, वो 80,000 मेरे ही अकाउंट में, ट्रांसफरर के अकाउंट में ही ओके टैक्सेबल रहेगा। वो इनकम मेरे ही इनकम में क्लब होगा, न कि मेरे ब्रदर के अकाउंट। देखिए उसमें क्या, इफ असेसी ट्रांसफर ओन एसेट्स ओके विच इज डिराइव्ड सब इनकम। अगर असेसी ने अपना सेक्शन 60 क्या बता रहा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम, ओके हमने क्या कर दिया, ओके हमने अपना इनकम ट्रांसफर कर दिया विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमने अपना जो एसेट था, जैसे 10 लाख का डिवेंचर मेरा एसेट है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मेरा इन्वेस्टमेंट एसेट है। मैंने अपने ब्रदर के नाम पे डिवेंचर नहीं दिया, डिवेंचर मेरे नाम पे ही है। मैंने सिर्फ उसका डिविडेंड, उसका सॉरी इंटरेस्ट जो है वो दे दिया, वो ऐसा टैक्सेबल नहीं हो, मेरे ही अकाउंट में टैक्सेबल रहेगी। ओके मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना कोई एसेट था वो कब जिससे इनकम आता वो किसको ट्रांसफर कर दिया, अपने ब्रदर को। ट्रांसफर, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ सच इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ सच एसेट्स। मैंने अपना इनकम सिर्फ ट्रांसफर किया, एसेट तो ट्रांसफर नहीं किया। ओके इनकम हैज बीन अर्न्ड सम शैल बी चार्जेबल टू द ओके इनकम ऑफ ट्रांसफर, नॉट द इनकम ऑफ ट्रांसफरिंग। जिसने ट्रांसफर किया उसी के अकाउंट में ट्रांसफर। ओके इट डज नॉट मैटर वेदर ट्रांसफर इज रिवोकेबल और इररिवोकेबल। आपने जो इनकम ट्रांसफर किया वो आप वापस लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले, सूद लेना देना नहीं है। समझ में आ गया, वो आपके क्या है, अगर आपने बोला मैं उसको 80,000 दिया उससे लूंगा, वो आपका लुकआउट है। ओके तो जो यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ द व्हाट ट्रांसफर। जैसे ओके अब है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 61। हम एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर वो क्या होंगे, हम वापस से लेंगे। एसेट तो मैं दे रहा हूं लेकिन वो एसेट क्या होगा, फिर से वापस मैं लूंगा अपने फैमिली मेंबर से। उस केस में भी जो ट्रांसफरर है उस एसेट से कोई भी इनकम डिराइव होता है वो ट्रांसफरर के ही अकाउंट्स में वो इनकम माना जाएगा, न कि ट्रांसफरिंग के। देखो इसमें क्या है, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर अंडर रिवोकेबल ओके ट्रांसफर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। वो एसेट्स किसके हैंड्स में ट्रांसफर होगा, टैक्सेबल होगा ट्रांसफरर। इसमें क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 63 रिवोकेबल ट्रांसफर मींस ओके इफ होल और एनी पार्ट ऑफ इनकम ऑफ पर्सन कैन बी रीट्रांसफर टू द ट्रांसफरर। मतलब हमने किसी को ट्रांसफर किया वो हमें रिटर्न आएगा एसेट्स। सिर्फ हमने क्या किया, अपना टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए कुछ समय के लिए प्रीवियस ईयर में एसेट किसके नाम पे कर दिया, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे, तो वो वापिस से मेरे नाम पे आएगा, दैट इज रिवोकेबल। ओके इफ ट्रांसफरर कैन बी रिज्यूम पावर ओवर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ एसेट। उसके जो एसेट मैंने ट्रांसफर किया उसके ऊपर मेरा पावर कभी भी मैं वापस ले सकता हूं, मतलब वो एसेट मेरे नाम पे ही रहेगा आगे जाकर। उस इनकम पे क्या कर सकता, वो इनकम किस में, ट्रांसफरर किस में रहेगा। ओके उसके बाद क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। सेक्शन 60 क्या था, सेक्शन 60 बोल रहा था इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, मतलब बिना एसेट ट्रांसफर किए सिर्फ उसका जो एसेट्स का जो इनकम है वो किसके नाम पे मैंने डाल दिया, अपने ब्रदर भाई सिस्टर किसके नाम पे। आप सेक्शन 61 क्या बोलता है, ये बोलता है रिवोकेबल ट्रांसफर। इसके बारे में रिवोकेबल ट्रांसफर कि हम किसी को ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऊपर मैं अपना पावर कभी भी रिज्यूम कर सकता हूं, मतलब वो एसेट मेरे नाम पे फिर से ट्रांसफर होगा। तो ओके मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर में इसको ट्रांसफर किया है, किसके लिए, अपनी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करने के लिए सेक्शन 61 के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, वापस से हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। तो इन दोनों केस में सेक्शन 61 जहाँ पे इनकम ट्रांसफर हो रहा है, या फिर सेक्शन 60 जहाँ पे केवल इनकम ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ विदाउट एसेट। सेक्शन 61 में एसेट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन कैसा, रिवोकेबल। यहाँ पे जो ट्रांसफर है अपना पावर कभी भी रिअज्यूम कर सकता है। समझ में आ गया। तो वहां पर जो भी इनकम डिराइव्ड होगा ट्रांसफर के अकाउंट्स में ही टैक्सेबल होगा। अब क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। जो स्पाउस है उसका रेम्यूनरेशन क्या करना है, क्लबिंग करना है। अब वो कैसा है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ये क्या बोलता है, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस।
क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ये क्या बोलता है कि जो स्पाउस को जो भी इनकम डिराइव हो रहा है, इस इनकम को हमें क्या करना है, क्लब करना है किसके अकाउंट्स में, इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, ओके, हस्बैंड और वाइफ हुज रेम्यूनरेशन इज हायर। जिसका भी इनकम क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या बोलते हैं कि इस केस में हम उसी कंपनी पे, क्योंकि अगर किसी कंपनी में हस्बैंड, ओके, और वाइफ दोनों का इंटरेस्ट है और वहां पे इनके पास जो ओनरशिप है, जो इनका शेयर है बिजनेस में, वो 20% या उससे ज्यादा है। अगर 20% या उससे ज्यादा है तो यहाँ पे जो भी इनकम डिराइव्ड होगा, यहाँ पर जो भी इनकम डिराइव्ड होगा वो इनकम चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ द क्या, जिसका इनकम ज्यादा है उसको हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में क्या, जो मिस्टर ए क्या एक कंपनी में पार्टनर है, वहां पे इसका शेयर कितना है, 30%। उस कंपनी में 30% ये क्या है, मालिक है। कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो इसको शेयर दिया गया ₹3 लाख का, तो 3 लाख इसका इनकम हो गया। अब इसी कंपनी में इसकी वाइफ को एज अ वर्किंग पे रखा गया, लेकिन इसके वाइफ के पास वो एबिलिटी, वो क्वालिटी, वो क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब क्या हो गया, इसकी वाइफ कैपेबल ही नहीं है उस जॉब के लायक, फिर भी इसको रखा गया। क्यों? क्योंकि 30% ओनर है। अब उसको सैलरी कितना दे रहे हैं, 20,000 रुपए एवरी मंथ मिल रहा है, तो 12 महीने में कितना मिल गया, 2,40,000। मान लो कोई टीडीएस डिडक्शन या फिर टीडीएस सॉरी इसका पीएफ, ओके, प्रोविडेंट सॉरी पीटी, प्रोफेशन टैक्स, ओके, वो डिडक्ट करके मिल रहा है, या फिर इसकी सैलरी 20,000 से कहीं कुछ ज्यादा दिया जाती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपए का क्या दिया गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया। तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर दो। ये सब माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए उसको नेट आ रहा है ईयरली। अब जो मिस्टर ए उसका सैलरी कितना है, उसको प्रॉफिट के शेयर कितना मिल रहा है बिजनेस से, 3 लाख। स्पाउस को कितना इनकम आ रहा है, 2 लाख। तो किसका सैलरी ज्यादा है, ओके, मिस्टर ए का। मिस्टर ए की वाइफ का 2 लाख, तो 2 लाख मिस्टर ए के अकाउंट में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि उसकी वाइफ के पास वो क्वालिफिकेशन, वो एबिलिटी वो नहीं है। समझ में, वैसे वर्षा भी हो सकता है, ओके, कि जो मिस्टर ए की वाइफ है वो क्या है, मेंबर है पार्टनरशिप फर्म की, मिस्टर ए को वहां पे वर्किंग के लिए रखा गया, क्या सो क्या एबिलिटी या फिर क्वालिटी नहीं है। समझ गए आप सब लोग? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझ के चलना है, ओके, एवरीवन गॉट इट? ओके, तो ये है, ओके। इसके सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 में एग्जैक्टली क्या लिखा है, ओके, थोड़ा वर्डिंग के थ्रू आपको बताते हैं क्या लिखा है। एन इंडिविजुअल इज चार्जेबल टू टैक्स, okay, in respect of the salary, commission, fees or any other remuneration received by, okay, either in cash or in kind, okay, by the spouse of concern in which individual have substantial interest। इसमें क्या है, उसमें substantial interest प्रोवाइड किया गया है। जस्ट जिसमें क्या हुआ, substantial interest है दोनों का। स्पाउस should be employed in concern without technical or professional skills for experience। मतलब विदाउट कोई टेक्निकल, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई नॉलेज नहीं, फिर भी आपको इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयड कर लिया और आपको सैलरी दी जा रही है। ओके, दिस शैल बी नॉट एप्लीकेबल इफ स्पाउस अर्न इनकम ड्यू टू एप्लीकेशन और टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस। अगर वाइफ के पास टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स है और सी इज कैपेबल और ही इज कैपेबल, then whatever the salary or income earned by, okay, spouse is taxable in the hands of themselves। तो उसके ही सैलरी में, उसके ही इनकम पे, उसके ही नाम पे इनकम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड होगा। लेकिन वाइफ हस्बैंड का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं, कोई वैल्यूएशंस नहीं है उनका खुद का। उनको सिर्फ किसके दम पे रखा गया है कि उनका, ओके, हस्बैंड और वाइफ उस कंपनी में क्या ओनर या फिर उस कंपनी में है। समझ में आ गया? अब वहां पर क्या होना चाहिए, ओके, अब इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो मैंने बताया उसका मतलब क्या है? उसका मतलब इन केस ऑफ द कंपनी इट मींस द इंडिविजुअल अलॉन्ग विद रिलेटिव शुड होल्ड 20% ऑफ
20% और मोर इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इक्विटी शेयर का मतलब आप रियल ओनरशिप बोल सकते हो, ओके, जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ओके, जो पार्ट करते हैं रियल वोटिंग राइट्स शेयर्स के बारे में, हु इज व्हाट लास्टिंग फॉर द ईयर, ओके, इन द कंपनी। ओके, समझ में आया? तो जो शेयर्स ऐसे हैं जो कंपनी के साथ रहेंगे जिंदगी भर तक, दैट इज इक्विटी शेयर। एंड इक्विटी शेयर को ही रियल ओनर बोला गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही, ओके, दे हैव द ऑर्डिनरी शेयर्स। समझ में आ गया? दोज आर द वोटिंग पावर्स, अनदर राइट्स टू चेक द अकाउंट्स ऑफ द बुक। ओके, तो अभी आपके 20% या मोर ओनरशिप है किसी कंपनी में, और वहां पे आपके स्पाउस को नौकरी पर रखा गया विदाउट टेक्निकल और द एक्सपीरियंस, तो वहां पे जो भी इनकम उसके थ्रू अर्न कर रहा है वो दोनों में से जिसका इनकम हाईएस्ट रहेगा उसके इनकम में क्लब हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रिलेटिव मीन्स स्पाउस, ब्रदर और सिस्टर और एनी, ओके, लाइनियल एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। समझ गए आप लोग? अब उसके बाद है, अगर कोई इनकम, समझ लो मेरी एक कंपनी है, पार्टनरशिप फॉर्म में मैं हूं, जहां पे मुझे क्या 50% ओनरशिप है। एक कंपनी में कितना 50% ओनरशिप है। मैंने अपनी वाइफ को भी वहां पे जॉब पे रखा विदाउट टेक्निकल और एक्सपीरियंस और नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। अब वहां पे मुझे प्रॉफिट, वहां पे मुझे टोटल इनकम ईयरली मिल रहा है 10 लाख, मेरी वाइफ को कितना मिल रहा है 5 लाख, तो 10 और 5 कितना 15 लाख मेरे ही इनकम में टैक्सेबल होगा। इसके अलावा हमने एक कंपनी का 10 लाख रुपए का डिवेंचर रखा, 5 लाख का वाइफ का, 5 लाख का मेरा, और दोनों जन के नाम पे अलग अलग है। अब उस पर 10% क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना मिलता है? 10%। और 5 लाख किसके पास डिवेंचर का ओनरशिप है? वाइफ के पास। और 5 लाख किसके पास है? मेरे पास। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। अब इस केस में क्या होगा? जो 50,000 मुझे मिलेगा और जो वाइफ को मिलेगा, दोनों का अलग अलग टैक्सेबल है, दोनों का एक दूसरे में क्लब नहीं होगा। क्योंकि जिस कंपनी में हमारा डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स कोई इक्विटी शेयर्स नहीं, कोई ओनरशिप नहीं, ये लोन इंस्ट्रूमेंट है, बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, राइट, तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो 50,000 मिला मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, 10 लाख मेरा, 5 लाख जो वाइफ का है सेम कंपनीज में, राइट, पार्टनरशिप में 15 लाख प्लस 50,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो 15 लाख 50,000 विल बी टैक्सेबल इनकम इन माय हैंड्स इन द प्रीवियस ईयर। और जो वाइफ है उसको 50,000 इंटरेस्ट मिला, तो उसका 50,000 उसके हैंड्स में ही होगा, क्योंकि ये डिवेंचर्स का ये अलग है। समझ में आ गया? कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई कंपनी जहां पे किसी ओके इंडिविजुअल्स का, एसएससी का, ओके 20% और मोर, ओके, इंटरेस्ट है फैमिली का, इक्विटी शेयर से या फिर ओनरशिप है, ओके। अब बात करते हैं, ओके, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन, ओके, 4। ये तो हो गया। अब सेक्शन क्या है? 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4। हमने जो देखा क्लबिंग ऑफ, ओके, इनकम ऑफ स्पाउस, सेक्शन 60 किसके बारे में देखा? सेक्शन 60 जो था वो किसके बारे में? ओके, जहां पे इनकम ट्रांसफर विदाउट, ओके, ट्रांसफर ऑफ एसेट। हमने सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दिया अपने किसी फैमिली मेंबर्स के नाम पे, एसएससी ने, तो जो ट्रांसफर है उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, भले इनकम ट्रांसफर कर दो। सेक्शन 61 किसके बारे में देखा? ट्रांसफर ऑफ रिवोकेबल एसेट्स, ओके, रिवोकेबल, ओके, हमने एसेट्स को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया अंडर सेक्शन 61 में, कि उसके ऊपर मैं अपना पावर कभी भी रिअज्यूम कर सकता है एसेट्स पे। तो उस एसेट से अगर कोई भी इनकम प्रीवियस ईयर में अराइज हो रहा है तो इनकम किसके? ट्रांसफरर के अकाउंट में ही होगा, न कि ट्रांसफरी के। क्लियर हो गए? ट्रांसफरर मतलब जो ओनर ऑफ द एसेट था, जिसने एसेट्स को ट्रांसफर किया, उसके अकाउंट में उस इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। जैसे बहुत लोगों के पास कई हाउसेस रहते हैं, कोई शॉप प्रॉपर्टीज रहती है जो शॉप रेंट पे देते हैं, हैवी इनकम्स आते हैं, तो समटाइम क्या करते हो, अपने वाइफ के नाम पे या फिर इसके नाम पे, लेकिन क्या होता है उसके ऊपर जो पावर है इनका ही रहता है, वो पावर कभी भी रिवोक कर सकते हैं, रीअज्यूम कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ओके, ट्रांसफर के अकाउंट में इनकम टैक्सेबल हो। उसके बाद सेक्शन 64, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, इसके बारे में क्या था? क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, जो स्पाउस है उसका इनकम क्लबिंग कर सकते हैं। अब क्या है? क्लबिंग ऑफ द, ओके, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, क्लबिंग ऑफ द इनकम ट्रांसफर टू स्पाउस अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, ओके। अभी दूसरा सेक्शन आ गया। अब इसमें क्या है? अब इनकम्स तो नहीं है वाइफ का, जो सैलरी, कमीशन, बोनस
मिल रहा है स्पाउस को, ओके, रेम्यूनरेशन जो वाइफ को मिल रहा था, क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ वाइफ, ये तो हो गया। अब हमने क्या किया, अपने एसेट स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया, उसमें जो इनकम होगा वो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अंदर दिया गया। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या। व्हेन एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट्स, ओके, अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर कोई और प्रॉपर्टी, ओके, अपने स्पाउस के नाम पे विदाउट कंसिडरेशन कर रहा है, ओके, विदाउट कंसिडरेशन, ओके, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कोई शॉप है, मैंने अपने वाइफ के नाम पे कर दिया, लेकिन उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं रखा है। कंसिडरेशन का मतलब समझ में आ रहा है, मैंने उसके नाम पे ट्रांसफर किया लेकिन कोई पैसा लिया नहीं। अगर हाउस है तो इनहेरेंटली जाता ही है कि इनहेरेंट है वो, ओके, हमारे पूर्वजों से मिल रहा है, राइट, मेरे फादर के नाम पे तो मेरे नाम पे, मैंने वाइफ के नाम पे, वाइफ के नाम से बच्चे के नाम पे, वो तो अलग हो गया, राइट। उसके ऊपर भी एक केस है, मैं बताऊंगा क्या है, ओके, जहाँ पे कंसिडरेशन कंडीशनली है, ओके। तभी यहाँ पे क्या हो गया, मैंने अपने कोई एसेट किसके नाम पे कर दिया, वाइफ के नाम, या फिर मेरे पास 2-3 आपके टूरिज्म कार है, सॉरी टी परमिट की कार है, ट्रांसपोर्ट परमिट की कार है, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया लेकिन कोई कंसिडरेशन नहीं रखा। अब वो जो कार चलेंगी, उस कार से कोई भी इनकम डिराइव्ड होगा, किसके अकाउंट्स में जाएगा, वाइफ के अकाउंट में, बराबर ना। लेकिन मैंने कोई कंसिडरेशन लिया उससे कि मैंने एक कार उसको बेच दिया या प्रॉपर्टी उसको बेच दी, नहीं ना। तो विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई एसेट ओके एसएससी प्रीवियस ईयर में ओके अपने स्पाउस वाइफ या हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर रहे, तो क्या होगा, उससे जो इनकम डिराइव्ड होगा ट्रांसफरर के ही अकाउंट में होगा, न कि ट्रांसफर। मैंने अपनी वाइफ के नाम पे अपनी 2 टी परमिट की कार कर दिया, उससे इनकम जनरेट हो रहा है, एवरी मंथ 60,000 हो रहा है दोनों कार से, साल का कितना हो जाएगा 7,20,000, वो मेरे ही अकाउंट में टैक्सेबल होगा, न कि मेरी वाइफ की, क्योंकि मैंने जब अपनी टैक्सी उसके नाम पे कर दिया, फिर टी परमिट की जो कारें थी उनके नाम पे कर दिया, वो क्या हो गया, उससे जो भी इनकम डिराइव हो रहा है मेरे अकाउंट में, क्योंकि मैंने उससे कोई कंसिडरेशन नहीं रखा। समझ में आ गया। विदाउट कंसिडरेशन अगर स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा है अदर देन द व्हाट रेसिडेंशियल हाउस, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो भी इनकम डिराइव्ड होगा वो किसके, ट्रांसफरर के ही अकाउंट्स में टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल है। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 के अंदर, क्लॉज 2 के अंदर रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस क्लबिंग करते हैं, क्लबिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस सेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में हो गया। ओके, इसमें क्या लिखा, व्हेन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट्स और अदर ओके देन द हाउस प्रॉपर्टी टू हिज और हर स्पाउस विदाउट एनी कंसिडरेशन, then any income from such assets shall be deemed to be income of transferor. However, it shall be not applicable if transfer is not okay, transfer is for adequate okay consideration. अगर हमने कंसिडरेशन पर ट्रांसफर किया, उससे कुछ पैसा लिया या उसके काइंड में दूसरी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उस केस में जो भी इनकम आएगा वो ट्रांसफर ही का होगा, ट्रांसफरर का। ट्रांसफर इज अंडर एग्रीमेंट ऑफ द व्हाट लाइफ ऑफ पार्ट ओके। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो रहे, हस्बैंड वाइफ दोनों क्या हो रहे, अलग हो रहे, अपार्ट हो रहे, लाइफ अपार्ट ओके। इस केस में क्या हो जाएगा, जो ओके लिविंग है उन लोग का, दोनों का अपार्ट हो गया, बराबर। अब हस्बैंड अलग वाइफ अलग, इसमें जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे जाएगी अदर देन द हाउस प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ही का ही माना जाएगा, ट्रांसफर का उसमें कुछ नहीं आएगा, वो तो अलग ही हो रहे। ओके, द रिलेशन ऑफ हस्बैंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे ट्रांसफर कर दिया तो उसमें भी क्या होगा, ट्रांसफर ही के ना, ट्रांसफर के अकाउंट में नहीं, ट्रांसफर के अकाउंट में। फिर क्या होगा, जब दोनों हस्बैंड वाइफ का रिलेशन विदाउट कंसिडरेशन दिया तो समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 64 सबसेक्शन वर्क। उसके बाद सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 6 ये भी है। इसमें क्या है, क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, वाइफ ओके, किसकी वाइफ, सन की वाइफ। अगर कोई पर्सन अपने बेटे की वाइफ मतलब बहू को, डॉटर इन लॉ को अगर कोई प्रॉपर्टी है, सॉरी कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है ओके, तो इनकम किसके, ट्रांसफर
पर्सन के ही अकाउंट्स में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन कब, जब अगर वो ट्रांसफर कब कर रहे हैं, आफ्टर 31/5 ओके 1973, 31 मई 1973 के बाद, ओके उसके पहले अगर ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर के अकाउंट्स में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर एनी एसेट टू डॉटर इन लॉ आफ्टर 31 मई 1973 विदाउट एडुकेट कंसिडरेशंस, बिना किसी कंसिडरेशंस के, ओके बिना किसी कंसिडरेशंस के अगर डॉटर इन लॉ के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है, कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। भले बहू के नाम पे कर दे, वो ससुर के ही अकाउंट में क्या होगा, टैक्सेबल होगा, या फिर सास के अकाउंट में। क्योंकि individual transfer any asset to daughter-in-law, okay, without adequate consideration, the income from the such asset, okay, will be included in the total income of the transferor. But for the clubbing of an effective relationship of daughter-in-law should be exit both at the time of the approval and at the time of the clubbing. अभी जो इनकम डिराइव होगा, डॉटर इन लॉ के नाम पे क्या कर दिया, सास ससुर ने क्या कर दिया, कोई भी एसेट्स को उनके नाम पे कर दिया, विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी विदाउट कंसिडरेशन। तो वाइफ के केस में बताया अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में। अब यहाँ पे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 एक इसके बारे में डील कर रहा है, एक कर रहा है डॉटर इन लॉ को अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दे दिया तो विदाउट कंसिडरेशन, कभी ओके 31 मई 1973 के बाद, मतलब आज से कितना करीबन 49 ईयर्स पहले, 49 ईयर्स के बाद, ओके आप जाहिर सी बात है सब वही रहेगी। इस समय जो इनकम जो भी डिराइव होगा, जो भी जनरेट होगा, दैट विल बी इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। लेकिन डॉटर इनकम अराइज होने के समय और अप्रूवल के समय, क्लबिंग करते समय, या फिर जब इनकम अराइज हुआ और जब क्लब होगा ओके ट्रांसफर के अकाउंट, तब दोनों में ओके बहू का रिलेशन होना चाहिए। बहुत टाइम क्या होता है, सन बेटे के बहू का क्या होता है, डाइवोर्स हो जाता है, या फिर ओके ससुर और बेटे दोनों अलग हो चुके रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए, उनके बीच में वो रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर टू द बेनिफिट ओके ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। अब क्या आ रहा है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7। अभी क्या बोलता है, बोलता है क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड ओके फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, सेक्शन 64। ओके स्पाउस के बेनिफिट से अगर कोई असेट ट्रांसफर किया गया है, ओके तो भी क्या, ट्रांसफर के अकाउंट में ट्रांसफर, ओके देखो क्या है, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर द बेनिफिट स्पाउस विदाउट ओके कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट असेट शुड बी ट्रांसफर्ड टू स्पाउस इटसेल्फ। मतलब क्या हो गया, मेरा कोई एसेट था, मेरी वाइफ क्या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में है, तो मैंने क्या कर दिया, अपना एसेट उसको ट्रांसफर कर दिया उसके बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन उस एसेट से जो भी इनकम डिराइव होगा वाइफ का इनकम जो भी होगा, ओके वो इनकम ओके स्पाउस का ही माना जाएगा। या फिर किसी का हस्बैंड किसी कंपनी में, स्पाउस के कोई प्रॉपर्टी, स्पाउस ने अपनी प्रॉपर्टी किसको दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, किसके लिए, ताकि वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म में उस एसेट को यूटिलाइज कर सके। लेकिन वो किसके नाम पे जाएगा, हस्बैंड के नाम। लेकिन वाइफ ने ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, तो जो भी इनकम डिराइव्ड होगा वो वाइफ के ही अकाउंट में होगा। ओके उसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, ओके क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, वो है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A। अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम डिराइव होगा वो उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स के अकाउंट में जाएगा, जो भी उसके पेरेंट्स हैं ओके उसके अकाउंट्स में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब कौन से पेरेंट्स की इसमें अकाउंट्स में जाएगा, जिसका सैलरी ज्यादा रहेगा। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर ओके बिफोर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ चाइल्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्किंग थे और मेरा एक चाइल्ड है जिसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, मेरा चिल्ड्रन कितने का 14 ईयर्स है, माइनर है 21 ईयर्स, ओके देखा जाए तो उसके लिए एक लीगल एज है, लेकिन 18 ईयर्स तक माइनर माने जाते हैं, राइट। अब मेरा जो सन है कितना 14 ईयर्स का, 14 साल का। मेरी वाइफ वर्किंग में किसी
कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जहां पे उसको कितना 4 लाख रुपीज सैलरी एवरी ईयर मिल रहा है, और मैं एक कंपनी में वर्किंग को जहां मुझे सैलरी कितना मिल रहा है 5 लाख रुपीज। मेरी वाइफ को 4 लाख, मुझे 5 लाख, और मेरे जो सन है उसका जो इनकम है टोटल कितना है 2 लाख रुपीज। तो उसका 2 लाख मेरे इनकम 5 लाख में एड अप हो जाएगा, तो मेरा टोटल इनकम उस साल का हो जाएगा 7 लाख। क्योंकि वाइफ और हस्बैंड दोनों में से जिसका इनकम ज्यादा रहेगा उसके इनकम में ऐड हो जाएगा। अब सोचो हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेट हो गए तो बच्चा जिसके पास रह रहा हो, चाहे हस्बैंड के पास चाहे वाइफ के पास, जिसके पास रह रहा होगा उसके इनकम में क्या हो जाएगा, उस माइनर चाइल्ड का इनकम ऐड हो जाएगा। या फिर सोचो हस्बैंड वाइफ दोनों सेपरेट हो गए, दोनों के पास बच्चा नहीं है, तो बच्चा किसी न किसी के पास तो रहेगा। तो जो उसका मेंटेनेंस देख रहा है, जो उसको मेंटेन रख रहा है, राइट, उसके इनकम में उसका इनकम एडअप हो जाएगा। बहुत सिंपल। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में, तो दोनों में से जो इसका इनकम ज्यादा है उसके इनकम में चाइल्ड का इनकम एडअप हो जाएगा। अगर दोनों सेपरेट हो गए तो हस्बैंड या वाइफ जिसके पास बच्चा है उसके इनकम में उसका इनकम एडअप होगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे को नहीं देख रहे, जो उसका मेंटेनेंस देख रहा होगा उसके इनकम में उसका इनकम ऐड हो जाएगा। सिंपल। ये कुछ पॉइंट से देखते हैं उसके बारे में। क्या लिखा है, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड विल बी इंक्लूडेड इनकम ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द पेरेंट दैट whose total income is greater. If marriage of parent does not exist, substantial, the income shall be parent who maintain the child. Where any income of once included in the total income of either parent, in such income arising from the succeeding year shall not be included total of other parents. Okay, unless the assessing officer is satisfied that necessary to do. अगर इनकम किसी पेरेंट्स के या फिर किसी भी पर्सन के इसमें उसका इनकम एड अप हो गया माइनर चाइल्ड का, फिर वो इनकम किसी और के इनकम में नहीं ऐड होगा। उसके बाद एक क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर अक्रूइंग टिल द डेट ऑफ द अटेनिंग मेजॉरिटी शैल बी डन एंड नॉट देयर आफ्टर। मतलब जब तक बच्चा क्या हो मेजर नहीं हो जाता, ओके, वो माइनर की कैटेगरी से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसका इनकम उसके पेरेंट्स में एड अप होते रहेगा। ओके, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू एचयूएफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। ओके, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1A, इसमें देखा माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम डिराइव हो रहा है। अब किसका है, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, इनकम फ्रॉम द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कन्वर्टेड इनटू एचयूएफ। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, JHFB भी बोल सकते हो आप उसको। ओके, अब इसमें क्या हो गया कि मेरा कोई प्रॉपर्टी था, पर्सनल प्रॉपर्टी था मेरा, ओके, मैंने क्या कर दिया, अपने एचयूएफ में उसको दे दिया, अपने एचयूएफ में उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी में एचयूएफ में कन्वर्ट करता हूं तो उसमें जो भी इनकम डिराइव्ड होगा, ओके, विदाउट कंसीडरेशन अगर दे रहा हूं, विदाउट कंसीडरेशन अगर उससे जो भी इनकम डिराइव्ड होगा वो क्या होगा, उस एसएससी के ओके इनकम में एड अप हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एचयूएफ। देखो क्या लिखा है, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड देन द क्लबिंग ऑफ इनकम शैल बी डन इन मैनर गिविंग अ पैरा बी। ओके, क्या बोल रहा है, एन इंडिविजुअल बीइंग द मेंबर ऑफ एचयूएफ convert his own property into the property of HUF after 31st December 1969. Such property is separate property of the individual. Individual की separate property हो. The conversion is done by throwing the property into the common stock of the family or transferring the family, okay, whether directly or indirectly. Such conversion is made without consideration. हमने क्या कर दिया, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हमने बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया HUF बिजनेस को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, और उसके लिए मैंने कोई कंसीडरेशन नहीं लिया, तो उससे जो इनकम डिराइव्ड होगा वो ट्रांसफर का होगा। ओके, क्लबिंग शैल बी डन एज फॉलो फ्रॉम द टाइम ऑफ द कन्वर्जन टिल द टाइम ऑफ द ओके पार्टीशन among the member of HUF, the income of from such converted property shall be clubbed in the hand of the transfer। मतलब जब तक ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलता रहेगा, मैंने सोच लो कि 1 जनवरी ओके 1999 से मैंने अपनी प्रॉपर्टी क्लब किया, तो आज तक उसमें जो भी इनकम डिराइव्ड होगा मेरे ही अकाउंट में वो टैक्सेबल रहेगा, समझ में, क्योंकि मैंने विदाउट कंसिडरेशन दिया। ओके, और आने वाले समय तक जब तक HUF चलता है और ये प्रॉपर्टी फिर से पार्टीशंस नहीं हो जाता इस प्रॉपर्टी का मेरे अकाउंट से,
मतलब फिर से एचयूएफ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्टीशन होगा और उसकी जो प्रॉपर्टी हो मुझे वापस मिल जाएगी। तब तक जो भी इनकम डिराइव्ड होगा इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ओके, ऑन द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी अमंग्स द मेंबर ऑफ द फैमिली इनकम अराइजिंग ऑफ सच इंडिविजुअल और हिज वाइफ शैल बी क्लब इन द इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल। समझ में आ गया? वो हो गया। फिर अदर रेलेवेंट पॉइंट्स कुछ दिए गए जैसे इनकम फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स, एनी एसेट अराइजिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एक्यूमुलेटेड इनकम सच प्रॉपर्टी नॉट बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। अगर कोई पार्टीशन हो रहा है वहां से कोई इनकम डिराइव्ड होगा तो मेरे ट्रांसफरर के नाम पे उसकी फैमिली का इनकम नहीं आएगा, सबका सेपरेट। क्लबिंग ऑफ लॉसेस under the above provision, if income of one person is clubbed in the hands of another person, then in the case of loss it shall be included। मतलब क्या होगा, जो भी अगर एक पर्सन का इनकम कोई भी पर्सन का इनकम किसी पर्सन के इनकम में क्लब हो रहा है, अगर उसमें अगर कोई लॉसेस है प्रीवियस ईयर वो भी क्या होगा इनकम्स में क्लब हो जाएगी। ऐसे नहीं केवल इनकम क्लब होगा और लॉसेस है उस पर्सन का वो लॉस भी क्या होगा क्लब होगा उसमें। क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड ओके विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 64। ये सेक्शन 64 में कोई भी एसेट्स रहेगा अगर ये हो रहा है तो उसका इनकम क्या आ जाएगा ट्रांसफरर के इनकम में क्लब कर देंगे। लॉस होगा तो लॉस भी क्लब करेंगे, भी याद रखना। ओके, तो समझा आप लोगों को क्लबिंग ऑफ इनकम्स के बारे में। तो यहाँ पे सब लोगों ने परफेक्टली देख लिया कि एग्रीगेशन ऑफ इनकम्स के बारे में देखा। सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अभी हम लोग आगे देखते हैं। पहले इसके बारे में सेक्शन 60 देख लिया हम लोग ने, जहाँ पे इनकम ट्रांसफर्ड बाय एसएससी इन अ प्रीवियस ईयर विदाउट एनी कंसिडरेशंस, without transfer of any asset for without any consideration whether revocable or irrevocable income। सेक्शन 61 जहाँ पे रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, वो कभी भी इसमें पावर यूजिंग। सेक्शन 64 देखा जहाँ पे सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में देखा हम लोगों ने, इसमें क्या था क्लबिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द स्पाउस ओके, जहाँ पे 20% से ज्यादा, वहाँ पे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4 में देखा जहाँ पे फैमिली एसेट ट्रांसफर हो रहा है ओके विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6 के बारे में हमने देखा ओके। इसके अंदर दिया गया था हमारा ओके कि यहाँ पे एसेट ट्रांसफर तो डॉटर इन लॉ मतलब सन्स वाइफ ओके डॉटर इन लॉ के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। सेक्शन 60 उसके लिए क्या 31 मई 1973 के बाद विदाउट कंसिडरेशन के तो ट्रांसफर के अकाउंट। उसके बाद सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज ओके 7 इसमें क्या था स्पाउस को क्या कर रहे हैं हम लोग कोई भी एसेट ट्रांसफर कर दे रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन ओके। मतलब हमने क्या कर दिया अपना कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी एसेट हमने स्पाउस को दिया ताकि वो क्या कर सके उसके बिजनेस में यूटिलाइज कर सके। उससे जो भी इनकम होगा उनका सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 है जहाँ पे माइनर चाइल्ड का इनकम था। सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 के बारे में हमने देखा जहां पर क्या लिखा हुआ था कि कोई भी हमने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हमने किसको ट्रांसफर कर दिया एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। मतलब हमारी कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है उसमें हमने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया जिस दिन से ट्रांसफर हुआ और जिस दिन तक ओके जब तक एक पार्टीशन नहीं हो जाता है हिंदू फैमिली का बिजनेस का ओके जो बिजनेस का जो पार्टीशंस होगा पार्टीशंस में जब प्रॉपर्टी जब तक वापस मुझे ना मिल जाए तब तक जो भी इनकम डिराइव्ड होगा वो ट्रांसफर यानी कि मैं ओके मेरे अकाउंट में वो इनकम क्लब होते रहेगा। क्लियर होगा सब लोग क्लबिंग ऑफ द इनकम्स एंड डिविडेंड इनकम ये इसका ओके परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया ओके। एक मिनट का गैप लेते हैं ओके। तो क्लबिंग ऑफ इनकम्स को देख लिया कि टोटल इनकम क्लब हो गया राइट। उस एसेट से लॉसेस भी अराइज हो सकते हैं तो लॉसेस भी क्या हो जाएगा इनकम्स में क्लब होगा। तो ओके समझ में आ गया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड ओके ऑफ लॉसेस। 1 मिनट के ब्रेक के बाद ओके अभी हम बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। हमने एग्रीगेशन ऑफ इनकम में तो देख लिया 60, 61, 64 में ब्रीफली अलग अलग सेक्शन के अंदर क्या कर दिया गया था ओके अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिए गए थे कि हाउ टू क्लब इनकम।
बराबर। अब हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। आप इनकम को तो क्लब कर रहे हैं, लेकिन इनकम्स में लॉसेस होगा तो क्या होगा? ओके, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं सेक्शन 70। सेक्शन 70। सेक्शन 70 किसके बारे में बात करता है? इंट्रा हेड। किसके बारे में? इंट्रा हेड। इंट्रा हेड सेट ऑफ। सेक्शन 70 किसके बारे में बात करता है? इंट्रा हेड। इंट्रा हेड में क्या है कि एक सोर्स ऑफ इनकम, ओके, एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक सोर्स ऑफ क्या है? लॉस है। एक सोर्स से आपको इनकम हुआ, एक सोर्स से लॉस हुआ, तो सच लॉस कैन बी व्हाट? सेट ऑफ अगेंस्ट ईच अदर। वो क्या होगा? आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा? सेट ऑफ होगा। ओके, जैसे इसके अंदर बोला गया स्पेक्युलेटिव बिजनेस। क्या बोला गया है? स्पेक्युलेटिव बिजनेस। ओके, इसके बारे में देखो, जैसे कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस है, अगर उसका कोई लॉस है तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा? सेट ऑफ होगा। ओके, कोई हॉर्स रेसेस मेंटेन करने के लिए सकती है, उसके अगेंस्ट में होगा। ओके, कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में क्या होगा? ओके, एडजस्ट होगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है। इसके अलावा कोई काइंड ऑफ ओके लॉसेस है, वो कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है, सॉरी नहीं हो सकता। ओके, आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स। सेक्शन 70 किसके बारे में? इंट्रा हेड सेट ऑफ के बारे में डील करता है। अब इसमें क्या बोल रहा है? लॉस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर सोर्स ऑफ, ओके, अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। सेम हेड ऑफ इनकम के अंडर में एग्जाम्प हो सकता है, मतलब सेट ऑफ हो सकता है। बट कुछ इनकम्स ऐसे जो सेम हेड्स में ओके एकदम सेम टू सेम होंगे, उसकी उसी इनकम हेड्स में अगर कोई और है सेक्शन, उसके अगेंस्ट में नहीं होंगे। क्या है? लॉसेस फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। लॉसेस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम इनकम ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स। मतलब जो रेस हॉर्स से सब मेंटेन करने के पीछे अगर लॉस हो गया तो लॉस क्या होगा? उसी इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा। लॉसेस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, ओके, टू बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। बट ओके, लॉसेस अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म एसेट्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके, उसका नो काइंड ऑफ लॉस कैन बी सेट अप अगेंस्ट द कैजुअल इनकम। मतलब कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई अदर कैजुअल इनकम है, इसके अगेंस्ट में क्या होंगे? सेट ऑफ नहीं होंगे। नो काइंड ऑफ लॉस इज अलाउड टू सेट अप फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम, ओके, विच इनकम द इनकम विच इज नॉट टैक्स। जो इनकम टैक्स नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में कोई भी काइंड का लॉसेस एडजस्ट नहीं होंगे। लॉस फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस रिफर्स टू सेक्शन ओके 35 एडी। 35 एडी का आपको याद होगा, सेक्शन 35 एडी में क्या था? साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस थे। वो एक्सपेंसेस उसी में ही सेट ऑफ होंगे, किसी अदर ओके एक्सपेंडिचर के अगेंस्ट में, इनकम के अगेंस्ट में नहीं होंगे। उसके बाद सेक्शन 70 सेक्शन 71 ये क्या बोलता है? इंटरहेड। इंटरहेड सेट ऑफ। एक इसके बारे में बात कर रहा है, इंटरहेड सेट ऑफ। अब इंटरहेड क्या मतलब? एक हेड का इनकम ओके दूसरे हेड के लॉसेस से सेट ऑफ हो सकता है। मतलब अगर आपको किसी हेड्स ऑफ इनकम में लॉस हुआ तो उसको आप किसी और दूसरे ओके हेड्स ऑफ इनकम में अगर आपके पास इनकम है तो इस लॉस को वहां से एडजस्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है कि कुछ इनकम ऐसे जो दूसरे हेड्स के साथ में आप मतलब इंटरहेड में आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या है। If there is a loss under one head of income, the income under different heads of income, then they are allowed to be set off. मतलब इंट्रा हेड में क्या था कि सेम हेड्स में कोई भी इनकम उसमें सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन थे देखा। लेकिन इंट्रा हेड में क्या है कि एक हेड्स ऑफ इनकम का ओके दूसरे हेड्स ऑफ ओके इनकम में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अगर लॉसेस हुआ है किसी हेड्स ऑफ इनकम। समझ में आ गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी देखते हैं क्या। देयर आर सम एक्सेप्शंस आर लॉसेस फ्रॉम द स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द व्हाट इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस।
कुछ स्पेकुलेटिव इनकम्स हैं, उसका कोई अगर लॉस है तो उसी कोई इनकम से ही एडजस्ट होगा। उसके बाद लॉसेस फ्रॉम द ओविंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस ओके टू बी एडजस्ट अगेंस्ट द व्हाट इनकम फ्रॉम द व्हाट ओके ओविंग और मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। उसके बाद नो लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन बी सेट ऑफ ओके अंडर द हेड्स इनकम फ्रॉम ओके और प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन्स। अगर कैपिटल गेन्स में अगर कोई लॉस हुआ है कैपिटल एसेट से, वो लॉस केवल कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, बाकी अदर हेड्स ऑफ इनकम में नहीं, मतलब वो इंट्रा ही रहेगा, इंटर नहीं आएगा। उसके बाद है नो लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द अदर सोर्सेस ऑफ इनकम विच इज नॉट टैक्स्ड। कोई इनकम जो टैक्स नहीं हो रहा है उसमें से कोई भी लॉसेस हम एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 74A लॉस अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में अगर लॉस हुआ है वो लॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, या फिर इनकम फ्रॉम ओके सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बाकी अदर हेड से वो एडजस्ट हो सकता है। मतलब सैलरी में आपके पास पॉजिटिव है और बिजनेस में लॉस हो गया तो इनकम क्या होगा, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे सैलरी की इनकम से एडजस्ट होगा नहीं। समझ में आ गया। अदर हेड्स ऑफ इनकम से हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्स हो गया, कैपिटल की ओके सॉरी वहां हो गया तो वहां से हो सकता है, कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, बाकी अदर से नहीं। फिर सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 किससे बीजीबीपी का लॉस। उसके बाद सेक्शन 73A ओके अगर कोई भी लॉस ओके स्पेसिफाइड सेक्शन 35AD साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है तो लॉस उसी के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा, बाकी किसी के अगेंस्ट में नहीं हो, बिजनेस के ही प्रॉफिट से होगा, बाकी और कोई नहीं। ओके कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। समझ में आ गया। उसके सेक्शन 71 सबसेक्शन 3A if assessee had incurred loss under the head house property then such loss can be set off from the income of other heads। ओके अगर हमने क्या किया हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो लॉस हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर हेड्स ऑफ इनकम से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया मैक्सिमम सेट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड टू ₹2 लाख, लॉस एक्सीडिंग टू ₹2 लाख कैरी फॉरवर्ड। सोचो अगर मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है वो कितना 3.5 लाख रुपए का, कितना है 3.5 लाख, 3,50,000 का, इसमें से केवल 2 लाख रुपए ही मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अदर हेड्स ऑफ इनकम में लॉस को, तो बचा 1.5 लाख, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद केवल हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ होगा, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो रहेंगे उसी हेड्स ऑफ इनकम में सेट ऑफ होंगे, बाकी किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम में वो सेट ऑफ नहीं होंगे। इस चीज को याद रखना। उसके बाद है मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ ITR ओके टू डू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस सेक्शन 80। सेक्शन 80 क्या देता है कि मैंडेटरी देता है कि ITR आप जब रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो आपके जो लॉसेस हैं करेंटली प्रीवियस ईयर में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के। ओके सेक्शन 80 क्या बोलता है कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ओके व्हाइल डूइंग द व्हाट ITR रिटर्न फाइलिंग। ओके मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ ITR टू डू द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेक्शन 80। अब इसमें क्या बोलता है, आफ्टर डूइंग द सेट ऑफ ऑफ लॉस इफ असेसी स्टिल हैव अ लॉस सेटअप कर दिया उसके बाद भी इनकम से ज्यादा एक्सपेंड हमारा लॉस है तो लॉस को हम लोग नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे आगे देखते हैं। शैल बी देन सच लॉस of one financial year can be carry forward to the next financial year if income of ITR has been filed as per the date okay due dates mentioned under section 139 subsection 1। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में अगर एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका जो लॉस है आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ में आ गया। अगर आपने ड्यू डेट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से ITR रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट पे किया है तो ही कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड आपको अलाउड नहीं है। ओके इनकम टैक्स ITR हैज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 इन द केसेस ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस। अगर आपको कुछ लॉस हुए हैं, कौन से लॉस दिया है, तो उस केस में आप ITR ड्यू डेट पे फाइलिंग करने पर लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कौन कौन से लॉसेस ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 72 मतलब PGBP जो आपका बिजनेस का लॉस है इसको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 72। उसके बाद लॉस ऑफ स्पेकुलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 73
कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस है जिसमें स्पेकुलेशन चलता है आपका, अगर उसमें लॉसेस और लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अंडर सेक्शन 73 में। उसके बाद लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 73A। सेक्शन 73A के अंडर में क्या कर सकते हैं आप, किसी भी स्पेकुलेटिव बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉसेस ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 74। सेक्शन 74 में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कोई कैपिटल लॉसेस सब अराइज हुआ उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लॉस ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस, ओके, हॉर्स रेसेस अंडर सेक्शन 74A में अगर उसमें कोई लॉस हुआ उस लॉस को भी आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। उसके बाद हाउएवर लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, unabsorbed depreciation of business and profession can be carry forward if ITR has not been filed। अगर आपने ITR इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल किया या फिर नहीं भी फाइल किया तो भी आप हाउस प्रॉपर्टी में आपको कोई लॉस है या फिर कोई बिजनेस का डेप्रिसिएशन ओके अंडर ऑब्जॉर्व किया है उसको, मतलब आपने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो ये डेप्रिसिएशन का जो लॉस है ये आप नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्लियर है। अब देखते हैं कैरी फॉरवर्ड अ सेट ऑफ लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 71B। अंडर सेक्शन 71B ओके, सेक्शन 71B क्या बोलता है कि सेट ऑफ ओके हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हो रहा है उस लॉस को आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैसे, इफ देयर हैज बीन लॉस अंडर द हेड ओके हाउस प्रॉपर्टी देन सच लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ से ओके सम अदर हेड्स। इफ देयर इज नो इनकम इन अदर हेड्स देन सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को हम किसी भी अदर हेड से इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई अदर हेड्स ऑफ इनकम नहीं है तो लॉस क्या होगा, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये क्या सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। ओके, आगे नेक्स्ट ईयर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर लॉस है किसी भी अंडर से हेड्स उस हेड्स ऑफ इनकम का लॉस उसी हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट में नेक्स्ट ईयर क्या होगा, सेट ऑफ होगा, कोई अदर हेड्स ऑफ इनकम के नहीं। ओके, इफ लॉसेस कुड नॉट बी सेट ऑफ देन सच लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू द 8 years of the okay losses okay in which the occurred। अगर कोई लॉस हो गया हाउस प्रॉपर्टी, इस लॉस को हम लोग आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सेट ऑफ के। जैसे हमारा इस ईयर में प्रीवियस ईयर में लॉस हो गया, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया लेकिन लॉस फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ तो जो बचा हुआ लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे हम 8 साल तक। अगर 8 साल में भी उस लॉस को एडजस्ट नहीं कर पाए तो फिर उसको आपको निकाल देना पड़ेगा, फिर 9th ईयर में वो कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉसेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी फॉरवर्ड इवन इफ एसएससी हैव नॉट फाइल आईटीआर। अगर आईटीआर नहीं फाइल किया तो भी क्या कर सकता है, उसको फॉरवर्ड कर सकता है और इसके लिए कोई कंडीशंस भी नहीं। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द बिजनेस लॉसेस अंडर सेक्शन 72 हमने मैंडेटरी इसके अंदर देखा था। अब इसके अंदर क्या है, सेक्शन 72 ओके, ये बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करता है। पीजीबीपी एक खासियत है कि पीजीबीपी का जो लॉसेस है वो उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ होगा ओके, सॉरी उसके अगेंस्ट में या फिर अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट द इनकम फ्रॉम द सैलरी। सैलरी में वो एडजस्ट नहीं होगा। देखते हैं, बिजनेस लॉस of other speculative loss could not be set off during the okay big year shall be carry forward to the next year or the set of income from the PGBP of that year। The term unabsorbed appreciation, unabsorbed capital expenditure okay या फिर unabsorbed capital expenditure and family planning promotion loss shall be carry forward to the next year and set off against the income from business and profession carried assessee that can be speculative or non speculative business। आपका बिजनेस चाहे स्पेक्युलेटिव चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव, अगर आपका प्रीवियस ईयर में कोई लॉस है इस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई अंडर ऑब्जॉर्ब एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, इस लॉसेस को आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्योंकि कोई साइंटिफिक रिसर्च का हो सकता है, अंडर ऑफ डेप्रिसिएशन हो सकती है या फिर कोई अदर कैरी फॉरवर्ड एक्सपेंसेस हो सकते हैं। लॉसेस ऑफ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन being carried on by the assessee। Loss can be set off on the income which is business activity but not charged under the head PGBP। अगर PGBP के अंडर के हेड के अंदर इनकम चार्ज नहीं तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ये केवल सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। उसके बाद है ओके प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ व्हेन एसएससी हैड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अगर लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किए तो प्रायोरिटी किसको देंगे, current year's depreciation, current year's capital expenditure on scientific research and current year's capital expenditure on family planning। broad forward business losses,
ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन फॉरवर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द ब्रॉड फॉरवर्ड ओके ये एक्सपेंडिचर को क्या दिया गया, प्राइमरी सेट ऑफ दिया गया। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस सेक्शन 73। ओके सेक्शन 73 क्या बोलता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कोई भी लॉसेस अराइज होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ होता है, अदर हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट में नहीं। द लॉसेस ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस हैज बीन सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस, बाकी और किसी के अगेंस्ट में। द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 4 years। ये लॉस को कितने साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 years तक ओके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके और आप लोगों ने देखा था हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम। हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम को 8 years तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते, इसको कितना 4 years तक इसका लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 years का दूसरे हम लोग लिव कर देना पड़ेगा। ओके उसके बाद है सेक्शन 73 ओके जहां पे कंपनी डिराइव द इनकम मेनली अंडर द हेड पीजीबीपी के अंडर में हेड किया है। तो उसके अंदर क्या होगा, एनी लॉसेस स्पेसिफाइड बिजनेस सेटअप ओनली द प्रॉफिट ऑफ ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस। कोई अगर लॉस हो रहा है तो उस स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट में हमको सेट ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस अंडर द कैपिटल गेन सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या बोलता है हमारा, सेक्शन 74 कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस के बारे में बात करता है। ओके अगर हमें किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही एडजस्ट होगा। ओके वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट में ही ओके वो एडजस्ट होगा। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी 8 years तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या स्पेक्युलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 73 के अंदर में क्या सिर्फ 4 years है, बाकी सब 8 years के लिए कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में एडजस्ट, मतलब लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में एडजस्ट होगा राइट। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो किसके अगेंस्ट में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में तो एडजस्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 74A सेक्शन 74A। सेक्शन 74A किसके बारे में डील करता है, ओके मेंटेनिंग ओके ऑफ द हॉर्स रेसेस। ओके जो हॉर्स रेसेस है उसको क्या करना, उसको ओविंग करना और मेंटेन करना, मतलब ओनरशिप रखना, उसको मेंटेन करना। अगर हॉर्स रेसेस क्या है तो उसका सेट ऑफ क्या होगा, इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेसेस के अगेंस्ट में एडजस्ट। अगर कोई लॉस हो गया फ्रॉम द ओविंग ऑफ द हॉर्स रेसेस देन उसका लॉस उसी के अगेंस्ट में एडजस्टेबल है, बाकी किसी अदर हेड्स ऑफ इनकम के अगेंस्ट में एडजस्टेबल नहीं। लॉसेस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स कैन बी सेट ऑफ ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ द सेम एक्टिविटी। द लॉस कैन बी कैरी फॉर द 4 years। मतलब स्पेक्युलेटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 73 और 74A ओके ओविंग एंड मेंटेनिंग द ओके रेस हॉर्स, इन दोनों लॉसेस कितने साल तक, 4 years तक कैरी फॉरवर्ड। दे कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इज परमिसिबल ओनली इफ द असेसी कंटिन्यू द एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेस। ऐसे नहीं सर आपको लॉस हो गया तो आपने लॉस रख लिया और आपने क्या कर दिया, ओविंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द हॉर्स रेसेस छोड़ दिया, तो उसे आप आगे एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास इनकम होना बहुत जरूरी है। लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट अप ओनली द आईटीआर हैज बीन फाइल्ड पर ओके टाइम पीरियड मेंशन अंडर द सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। अगर आपने आईटीआर प्रॉपरली टाइम रिटर्न फाइलिंग किया तो ही क्या अलाउड एज एक्सपेंडिचर। उसका सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32A। अंडर सेक्शन 32A क्या बोलता है कि सेक्शन 32 में हमने देखा है डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है 32 अंडर द हेड पीजीबीपी, उसमें क्लियरली मेंशन किया कि कोई भी अगर एसेट्स अंडर ऑब्जॉर्ब हुए डेप्रिसिएशन अंडर ऑब्जॉर्ब हुआ है तो उसका जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द सेटअप के लिए। देखो द कोर्ट हैज बीन सेट अप द रूल्स ओके Honorable Supreme Court has set up the following rules to set up and carry forward the unabsorbed depreciation. Where there is a current year's depreciation related to business should be set up from the profit of the same business. If the full depreciation cannot be set up under the step 1, such depreciation could not be set up
okay, of the following unobserved depreciation or unobserved depreciation shall be set off against the profit of any business from the income of profession carried on by the assessee during the current year. Okay, if still depreciation cannot be set off in step 2, ओके मतलब क्या हो गया कि कोई अंडर अब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसको हम लोगों ने ओके उसको सेटअप करना भूल गए, देन दैट सेटअप कैन बी द इनकम फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट द इनकम अंडर द हेड सैलरी एंड कैजुअल. कोई कैजुअल इनकम या फिर इनकम हेड द सैलरी है, कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लैटरी, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, गेमिंग, पजलिंग, ओके इन सबसे अगर हुआ तो कैजुअल इनकम, उसमें से हम इस डेप्रिसिएशन को अंडर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते. जो बचा हुआ है ओके अंडर अब्जॉर्ब हुआ तो जो एक्सेस डेप्रिसिएशन उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, और अंडर दैट ओके सैलरी. बाकी अदर हेड जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर इनकम्स कुछ हो गए, कैपिटल गेन लॉसेस, यहां से उस डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड एंड लॉस मस्ट बी सेट ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर. लॉसेस विच आर कैरी फॉरवर्ड मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम okay of the immediately succeeding the years and year in which what the income is available. Carry forward losses cannot be set off of the immediately succeeding year in which the income is available, that cannot be set off in later years. मैंने आपको दिखा सेक्शन 71 भी हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस, ओके स्पेकुलेटिव बिजनेस, राइट. अंडर दैट 74 में भी हमने देखा कि 74 में जहां हमें क्या दिया गया था, कैरी फॉरवर्ड और द कैपिटल लॉसेस. उसका 74(1) देखा तो जहां पे होविंग एंड मेंटेनिंग द हॉर्स रेसेस, 32 क्या डेप्रिसिएशन. इन सबको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इसको 8 ईयर्स दिया गया है, यहाँ पर भी 8 ईयर्स है. ओके स्पेकुलेटिव बिजनेस 4 साल के लिए, कैपिटल गेन्स लॉसेस 8 ईयर्स के लिए दिए गए, और जो होविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस है 4 ईयर्स के लिए. डेप्रिसिएशन भी आपका कंटिन्यूएशन इसमें. अगर इन लॉसेस को ओके ये 1 ईयर्स के लिए, अगर इस ईयर में हम लोगों ने जैसे कोई हमारा 70 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था, 8 ईयर्स तक सेट ऑफ नहीं कर पाए, उसके बाद जो लेटर ईयर है 9th ईयर, उसमें हम इसको सेट ऑफ के लिए नहीं ले सकते, वो हमें अमाउंट लैप्स कर देना पड़ेगा. कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉसेस इन केस ऑफ द ओके कंपनी 79. ओके अगर कोई भी प्रीवियस ईयर का लॉसेस है, तो हमारा टॉपिक यही खत्म हो रहा है. अगर कोई भी लॉसेस है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, या फिर कोई भी लॉसेस हमें कैरी फॉरवर्ड या फिर सेटअप करना है, तो हमें परफेक्टली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सेक्शन 70 जो इंट्रा हेड सेट ऑफ देयर 71, इंट्रा हेड सेट ऑफ देयर 80, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ओके यहाँ पे मैंडेटरी ITR हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे तो वो हमें सेक्शन बता रहा है कि आप सेक्शन 71B, 72, 73, 74, 74 है एंड 32A में क्या कर सकते हैं, आप इस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू द व्हाट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स तक. अगर इस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स में अगर आप उस लॉस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो बचे हुए लॉसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, ओमिट कर देना पड़ेगा. वो लेटर ऑफ द ईयर्स में क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं है. ओके आप सभी को समझ गया रहेगा. ओके तो हमारा आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा. एग्रीगेशन ऑफ द इनकम, एग्रीगेशन मतलब टोटल करना, क्लबिंग ऑफ द इनकम एंड डिविडेंड इनकम. ओके एग्रीगेट करना था, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस के लिए सेक्शन 70 से लेकर 74 तक में एकदम परफेक्टली एक्सप्लेनेशन दिए गए. सो थैंक यू एवरीवन. ओके हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंडर में, जो ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्टेबल है. सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव ए गुड डे.